आगे बढ़ाते हैं भैया। आपने जो कल पढ़ा, आपने समझा उसको और याद किया होगा। कर लिया ना? छोटा छोटा तो याद कर ही लिया ना? कौन है राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? एजे मसीह है। और राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त, आरपीसी के अध्यक्ष संजय श्रोत्री है। और संवैधानिक इतने ही थे, है ना? चलो, इतनी बातें याद हो गई। कल जाते जाते एक राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। राज्य केवल अपन भाग 6 से संबंधित राज्य पढ़ रहे हैं। भाग 6 से संबंधित है, अध्याय 1 से संबंधित है, जिसमें लिखा था कि राज्य शब्द के अंतर्गत जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। फिर राष्ट्रपति ने एक लोक अधिसूचना जारी की थी। कौन सी शक्ति का प्रयोग करते हुए? आपने लिखा तो था ना वो हिस्सा, या नहीं लिखा? सारी बातें लिखी हुई थी क्या आपके पास में कल वाली? लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? तो राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग करते हुए एक लोक अधिसूचना जारी की थी। शक्ति उसे मिलती थी एक अनुच्छेद के किसी क्लॉज से मिलती थी। कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा क्लॉज है? राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के संबंध में जो अधिसूचना जारी की थी, कौन से अनुच्छेद में प्रयुक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए? 370 को उठाया तो पावर भी 370 में ही थी। कौन से क्लॉज में थी? 370(3). आपको मैंने लिखाया था कि पूरी बात? पूरी बात नहीं लिखवाई ना? अच्छा, आपको थोड़ा सा भविष्य में अच्छे सपने दिखाए गए थे कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, हैं? आप उन पे उम्मीद करके बैठे हो कि हाँ मिल ही जाएंगे। चलो देख लेते हैं। राजस्थान, अनुसूची 1, कौन सी प्रविष्टि? प्रविष्टि 12 में क्या लिखा हुआ है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 10 में जो है वो सब कुछ राजस्थान में है। उसमें एक संशोधन आया बाद में, एक नया अधिनियम आया निकल के। अधिनियम कौन सा था? 1959 में, 1959 में। नाम क्या था उस अधिनियम का? नाम क्या था? राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1959। इसके द्वारा कौन से जिले की सीमा में परिवर्तन हुआ? कौन सी तहसील और कौन कौन से गांव? दातोड़ा, पिपलदा और बरखेड़ा। ये 3 गांवों का करीबन 3085 एकड़ का क्षेत्रफल था जिसमें परिवर्तन होता था। इतनी बात कल मैंने आपको समझाई। इतनी समझाई थी ना? ओके। राजस्थान, राजस्थान के बारे में आपने ये लिखा कि एक अनुसूची है की प्रविष्टि संख्या 12 में दर्ज है। जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, उस समय राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था? 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू होता है, उस समय राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? 26 जनवरी 1950 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करते थे, श्रेणियां हुआ करती थी। क ख ग घ ए बी सी डी, 4 श्रेणी हुआ करती थी। कितनी? 4, जिसमें से राजस्थान कौन सी श्रेणी में आता था? किसमें? बी में। राजस्थान बी में आता था और अजमेर
अजमेर सी में आया करता था। जिस समय 26 जनवरी 1950 को भारत का जो राज्य क्षेत्र बटा हुआ था वो 4 भागों में बटा हुआ था, ए बी सी डी। ए में सामान्यतः ऐसे प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार के अंडर में रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नर के अंडर में रहे थे। बी में सामान्यतः ऐसे थे जो रियासतों में थे, जहाँ राजा शासन किया करते थे। सी में ऐसे थे जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं, छोटी रियासतें रही है और केंद्र शासित प्रदेश रहे हैं। डी में केवल एक ही था, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या, अपने अंडमान और निकोबार, केवल एक ही था। तो राजस्थान बी श्रेणी में था, अजमेर सी श्रेणी का था। जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग बैठता है और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आता है, उस समय इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। ए बी सी डी इसमें परिवर्तन करके क्या बनाए गए, इन 4 को समाप्त कर दिया गया, इस पूरी व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करके क्या बनाया गया, 2, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 2 ही श्रेणियां बनाई गई। इसके अलावा तीसरे श्रेणी का राज्य या कोई भूभाग भारत में नहीं पाया जाता, या तो वो राज्य है या फिर वो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। राजस्थान और अजमेर दोनों को मिला के किस में डाल दिया गया, राज्य की श्रेणी में। किस में डाला गया, राज्य की श्रेणी में, राजस्थान। और राजस्थान से ऐसा कोई भी भूभाग नहीं है जो किस में आए, केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में आए। यह परिवर्तन 1956 में हुआ, 26 जनवरी 1950, उसके बाद में 1956, दोनों चीजें याद रह जाएगी। जब 1956 में जब परिवर्तन हुआ तो राजस्थान को अनुसूची 1 में डाला गया। पहले भी अनुसूची 1 थी, पहले भी अनुसूची 1 हुआ करती थी, बाद में भी थी। अनुसूची अपने जगह थी, अनुसूची का अनुच्छेद परिवर्तित हो गया था। कैसे हो गया था, 26 जनवरी 1950 को अनुसूची 1 में, अनुसूची तो समझते हो ना आप भाई, अनुसूची बोलने से समझ तो रहे ना क्या है ये। अनुसूची विस्तार के लिए बनाई गई थी, व्यापक रूप से। अनुच्छेद क्या होता है, छोटा होता है, संक्षिप्त होता है। जब उसमें और बातें लिखने की आवश्यकता पड़ी और ये लगेगा ये संविधान व्यापक हो जाएगा, अनुच्छेद बड़ा हो जाएगा, तो उस अनुच्छेद को छोटा बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहां पे डाल दी, अनुसूची में डाल दी। और जब भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उस समय कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूची है। तो उस समय 8 अनुसूची बनाई गई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक उस समय भी थी। जिस समय एक बनाया गया था, हर अनुसूची से संबंधित कोई ना कोई अनुच्छेद होता है, ध्यान रखना, हर अनुसूची से संबंधित कोई ना कोई अनुच्छेद होता है। ठीक ये वैसा ही है जैसे अपन विज्ञापन पढ़ते हैं, विज्ञापन में छोटी सी जानकारी लिखी होती है कि ये बैच प्रारंभ किया जा रहा है, और उसके बाद में लिखा होता है कि फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट दिस नंबर, लिखा होता है। तो अनुच्छेद में ऐसा ही होता है। अनुच्छेद में यह है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, इतना तो लिख दिया। फिर आगे लिख दिया कि फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अनुसूची 1। तो ऐसा कितनी बार लिखा गया, हर अनुच्छेद में लिखा गया। तो कोई ना कोई अनुच्छेद, कोई ना कोई अनुसूची किसी न किसी अनुच्छेद से जुड़ी हुई होती है। तो जब भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उस समय अनुसूची 1 से संबंधित अनुच्छेद हुआ करते थे, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 391। कितने अनुच्छेद है, 3 अनुच्छेद किससे जुड़े हुए हैं, अनुसूची 1 से। कब जुड़े हुए हैं, जब भारत का संविधान लागू होता है। 391 में क्या लिखा हुआ था, बोलो। बोला सर एक का पता हो तो 391 का बताएंगे ना। 391 में बहुत बड़ी बात कुछ भी नहीं थी, छोटी सी बात यही थी कि अगर किसी क्षेत्र के संबंध में किसी प्रकार का डाउट आ जाए, शंका आ जाए, तो उसका समाधान राष्ट्रपति करेगा। उसका समाधान किसको दिया, मतलब किसी प्रकार की अगर
कठिनाई आती है तो उसका समाधान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस मामले में? जो क ख या ABCD जो बनाए गए हैं इनसे संबंधित, इनके मामले में अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो समाधान करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? राष्ट्रपति को दी गई थी। राष्ट्रपति को तब तक दी गई थी जब तक सम्यक रूप से संसद का गठन नहीं होता है, जब तक सम्यक रूप से संसद का गठन नहीं होता है। और सम्यक रूप का सीधा सा मीनिंग ये होता है कि विधिवत रूप से चुनाव करवा के संसद का निर्वाचन नहीं करवा लिया गया, तब तक ये राष्ट्रपति को पावर थी, उसके बाद में नहीं। भारत में लोकसभा राज्यसभा के जो चुनाव थे पहली बार कब हुए? पहली बार चुनाव कब हुए? मई 1952 में। तो आपको पता है कि मई 1952 में जब चुनाव होते हैं और 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था। मई 1952 में क्या होते हैं? संशोधन कर दिया था 1951 में। और आपको पता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? पहले या लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, दोनों सदन पास करेंगे, 2/3 से बहुमत से पारित होगा, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में जाएगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, तब संविधान में संशोधन होता है। जब चुनाव 1952 में हो रहे हैं तो 1951 में संशोधन किसने किया? किसने किया? पंडित नेहरू ने तो किया था। पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री की हैसियत से काम कर रहे थे। उस समय संसद थी लेकिन सम्यक रूप से गठित नहीं थी। 26 जनवरी को जैसे ही संविधान लागू होता है तो जो संविधान सभा जो संविधान बनाने का काम कर रही थी उसने अपने आप को संसद के रूप में क्या कर लिया? कन्वर्ट कर लिया। अब लोग तो उतने ही थे, ठीक है। आज लोकसभा की कैपेसिटी कितनी है? लोकसभा की कैपेसिटी कितनी है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 है। 552 कुल कैपेसिटी है। चलो, और संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कितने सदस्य थे? नींद मत लेना, सुनते जाना। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? संविधान सभा में पहले 389 सदस्य थे और जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो सदस्य संख्या घटकर कितनी हो गई? 299। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 552। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299। अगर अपन पूरे के पूरे भी मान ले तो भी लोकसभा की कितनी है? संविधान सभा कमी है, 2/3 के आसपास ही है। और पूरी की पूरी संविधान सभा किस में बदल गई? संसद में बदल गई। तो भी उसने भारत के लोगों का पूरी तरह से क्या नहीं किया? प्रतिनिधित्व नहीं किया। 1951 में जो संविधान सभा संसद के रूप में गठित हो गई और काम करने लगी थी, और जिसने पहला संविधान संशोधन किया था वो सम्यक रूप से गठित संसद नहीं थी। संसद तो है लेकिन कैसी नहीं है? सम्यक रूप से गठित नहीं है। संसद इस मामले में है कि उसने खुद ने घोषणा कर दी कि ये संविधान सभा क्या है, आज से किसका काम करेगी? संसद का काम करेगी। खुद ने घोषणा कर दी तो मान ली हमने। चारा भी क्या था उस समय मानने के अलावा? बड़े बुजुर्ग ने कह दिया तो मान लिया। तो जो घोषणा करी कि यह संविधान सभा संसद का काम करेगी, उसकी सदस्य संख्या पूरी नहीं है। वो किस प्रकार से गठित नहीं है? सम्यक रूप से गठित नहीं है। सम्यक रूप से गठित कब हुई? जब 1952 में चुनाव हुए। लोकसभा अपनी पूरी मेजोरिटी के साथ में आई, राज्यसभा अपनी पूरी मेजोरिटी के साथ में आई, तब जो संसद गठित होती है वो कैसी संसद होती है? सम्यक संसद। अभी कैसी संसद है? अभी सम्यक रूप से गठित संसद काम कर रही है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के चुनाव हैं, दोनों संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम कर रही है। तो राष्ट्रपति को यह पावर था जब तक सम्यक रूप से संसद का गठन नहीं होता है। 1952 में चुनाव हो गए, हो सकता था 1952 में चुनाव नहीं होके 5 साल बाद में होते, जैसे पाकिस्तान वाले थे, 10 साल तक कुछ किए ही नहीं, ठीक है ना, संविधान बना ही नहीं उनसे। तो
हो सकता था। तो संविधान के जो निर्माता थे उन्हें यह पता था कि ऐसी कठिनाई आ सकती है जिसका समाधान किसी न किसी को तो करना है, और ऐसा समाधान करने का पावर किसको दिया गया था? राष्ट्रपति को। कब तक? जब तक सम्यक रूप से संसद का गठन नहीं हो जाता। 351 में इसी प्रकार की कठिनाई का समाधान करने के लिए राष्ट्रपति को क्या दी गई? शक्ति दी गई। अब 1956 में क्या होता है? संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर, और ABCD की श्रेणियां क्या कर दी है? समाप्त कर दी है। जैसे ही समाप्त की तो ABCD इनसे संबंधित अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद? 379 से लगा के 391, 379 से लगा के 391, इतने अनुच्छेद किससे संबंधित थे? ABCD से संबंधित थे। ABCD मतलब इनकी विधानसभा कैसे बनेगी, कैसे काम करेगी, कब कब क्या होगा। जितना अपन आज विधानसभा पढ़ते हैं वो कहां पर लिखा हुआ था? इस रियासतों के संबंध में जो विधानसभाएं थी उनके बारे में 379 से लगा के 391 में लिखा हुआ था। 7वां संविधान संशोधन हुआ और ये सारे के सारे क्या कर दिए? डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे क्या कर दिए? डिलीट। ये निश्चित हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं? निश्चित। कौन सा जब 391 में डिलीट हुआ तो यहां से भी क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब वर्तमान में अनुसूची ए का स्वरूप क्या गया? तो अनुसूची का स्वरूप क्या गया? अनुसूची एक, अनुसूची एक, और अनुच्छेद कौन कौन से हो गए? 1 और 4। कौन सा अनुच्छेद नहीं आएगा? 391। अब नहीं आएगा, पहले था। अगर आप 1952 में आप RPSC की तैयारी कर रहे होते तब 391 भी पढ़ना पड़ता। 5 मिनट में आपको इतना ही पढ़ना है कि अनुसूची 1 में परिवर्तन आया है। कब परिवर्तन आया है? 1956 में परिवर्तन आया। 1956 में अनुसूची 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 391 से संबंधित हुआ करती थी। 1956 में 7वें संविधान संशोधन के बाद में अनुच्छेद 379 से लगा के अनुच्छेद 391 तक हटा दिए गए। इसलिए वर्तमान में अनुसूची 1, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 से क्या है? संबंधित है। इस अनुसूची 1 की प्रविष्टि 12, जिसमें किसका उल्लेख है? राजस्थान का उल्लेख है। और राजस्थान का उल्लेख क्या है वो आपने पढ़ रखा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 10 के अंतर्गत जो जो क्षेत्र लिखे गए हैं वो सब राजस्थान का हिस्सा हो गए। लेकिन 1959 में 1959 में एक संशोधन आया और लिखा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1959 की अनुसूची 1 में जो क्षेत्र उल्लेखित है वो राजस्थान का हिस्सा नहीं होंगे। और 1 में क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा हुआ था चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ तहसील के 3 गांव, तातोड़ा, पिपलदा और बरखेड़ा का करीबन 3085 एकड़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश को अंतरित किया जाता है। अब ये राजस्थान का भाग नहीं माने जाएंगे। रह जाएगा याद? सुन लिया अच्छे से? अच्छा लगा? याद कर लेना। याद करना है फैक्ट्स से। लिखने के लिए आपके पास में कुछ है नहीं? लिखाऊं क्या? लिखाऊंगा नहीं। 2 दिन तक आराम से सुनते रहो। 2 दिन बाद में आपके पास नोट्स बन गए क्या? हैं? नोट्स रेडी हो गए? तो आज पता करना। नोट्स रेडी हो जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद में नोट्स में क्या लिखा हुआ है वो वापस मैं आपके रिवीजन डाल दूंगा। तब तक आप 2 दिन तक सुनते रहो। ठीक है? आगे राज्य हो गया, राजस्थान सुन लिया। तो अब राज्यपाल पे आ जाओ। टॉपिक क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल भारतीय संविधान के भाग 6 का अध्याय 2 से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग 6 अध्याय 2 से संबंधित है। कौन कौन से अनुच्छेद शामिल होते हैं? तो अनुच्छेद इसमें 153 से लगा के 161 तक डायरेक्ट होते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 213 भी इसमें आता है। इसके अलावा और भी अनुच्छेद है जो किससे जुड़े हुए हैं? राज्यपाल से जुड़े हुए, जो समय समय पर आते जाएंगे। ये मोटी सी बात है कि राज्यपाल भाग 6 अध्याय 2 से संबंधित है। अनुच्छेद 153 से लगा के 161 तक उसमें डायरेक्ट सीधे सीधे शामिल होता है। 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति होती है, इसलिए लिखते हैं
इसके अलावा पूरे भारतीय संविधान में जहां जहां राज्यपाल का नाम आता है वो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद होता है, चाहे वो उसकी शक्ति में आ जाए, चाहे उसका कर्तव्य आ जाए, किसी प्रकार की ड्यूटी आ जाए। क्लियर है? राज्यपाल का जो पद है वो कहां से लिया गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यपाल ऐसा क्या सपना है। भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनको कहीं से सपना तो आना चाहिए ना, कहां से सपना आया कि राज्यपाल का पद लेना चाहिए, तो उन्होंने कहां का देखा, राज्यपाल का पद सभी जगह था, कनाडा में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, अमेरिका में भी था, सब जगह राज्यपाल थे। राज्यपाल सब जगह होते हैं, राज्यपाल सब जगह थे, अपने भारत में भी थे, ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर अंग्रेजी का, हिंदी कर देंगे तो राज्यपाल ही है वो भाई। जनरल गवर्नर कर दो, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दो, हिंदी करेंगे तो राज्यपाल ही निकलेगा ना, राज्यपाल का मीनिंग गवर्नर ही तो है। तो अपने भी था, लेकिन जब संविधान के निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो आपको पता है कि उन्होंने कम से कम 60 देशों के लिखित संविधान का क्या किया है, अध्ययन किया है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ऐसे बी आर अम्बेडकर नहीं बने हैं, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ऐसे ही बी आर अम्बेडकर नहीं बने, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस समय, बहुत पढ़ाई की है, खुद भी पढ़े हैं, 60 देशों का संविधान पढ़े हैं, अपन एक ही पढ़ रहे हैं, अपन एक ही पढ़ रहे हैं। उन्होंने कितने देशों का पढ़ा है, 60 देशों का। और पढ़ने के बाद में उसको समझना, और समझने के बाद में संविधान सभा में 299 लोग बैठे हुए हैं, और 299 लोगों के दिमाग में कितना खुरापात होता है, कितना खुरापात भरा होता है, वो आप समझ सकते हो। जैसे ही कोई प्रोविजन बनता तो कोई क्या दलील देता, कोई किस प्रकार से दलील देता, उसका सबका जवाब किसको देना पड़ता, बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को देना पड़ता, क्योंकि उन्होंने संविधान को, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, संविधान उनके द्वारा प्रारूप पहले बी एन राव ने भी बनाया था, लेकिन उस पर चर्चा करते समय प्रारूप दोबारा डिसाइड किया था, वो किसने किया था, बी आर अम्बेडकर ने किया था। इसलिए बी आर अम्बेडकर को जवाब भी देना था, मतलब पूरा संविधान उनको याद भी करना था। कौन कैसे खुरापात, कैसे जैसे प्रस्तावना लिख रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बला 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 करते हैं, लिख दिया। अब एक जना उठ के कह रहा है नहीं नहीं हम हिंदू राष्ट्र से संबंधित है, इसमें लिखो कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, हम ईश्वर की शपथ लेकर भारत को क्या बनाना चाहते हैं, ऐसा बनाना चाहते हैं। वो कहता नहीं नहीं ईश्वर क्यों, बापूजी है, राष्ट्रपिता है, उनके बिना तो ये पॉसिबल होता ही नहीं। तो क्योंकि इसमें ईश्वर और महात्मा गांधी दोनों की शपथ लेकर, दोनों को साक्ष्य मानते हुए हम भारत के लोग भारत को क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा था कि नहीं इसमें महात्मा गांधी का नाम डालो, कोई कह रहा था कि इसमें ईश्वर का नाम डालो, एच वी कामा जैसे लोग थे कह रहे थे। तो बी आर अम्बेडकर उनका क्या कह रहे थे, फिर सबका जवाब दे रहे थे। सबका जवाब देने के लिए उसके पास में कितने तर्क होंगे, कितनी बुद्धि होगी, कितनी सहनशीलता होगी, सबके जवाब सुन के सबके तर्क शांत करना। तब उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम इसने नहीं डाल सकते, राष्ट्रपिता है तो मानने के लिए मान लेंगे, राष्ट्रपिता है मानते ही है, बापूजी है आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ, मानते हैं ना। अगर राष्ट्रपिता का नाम, महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावना में डाल दिया जाता तो क्या उनकी लोकप्रियता में किसी प्रकार की कमी आती, किसी प्रकार की कमी आई है क्या, नहीं आई ना। नोट पे है ना, आई क्या किसी प्रकार की कमी। अगर ईश्वर का नाम डाल दिया जाता कि हम ईश्वर को साक्षी मानते हुए करते हैं, शपथ लेते हैं, या ईश्वर को साक्षी मानते हुए भारत के लिए प्रस्तावना लिखी जाती, तो क्या प्रस्तावना के संबंध में उसी प्रकार के विवाद नहीं आ जाते जिस प्रकार से आज वंदे मातरम के लिए है क्या नहीं है, वंदे मातरम का विवाद है क्या नहीं है, जनगण मन का विवाद है क्या नहीं है, जनगण मन का विवाद नहीं पता, वंदे मातरम का विवाद नहीं पता। आज एक कम्युनिटी होती है जो कहते हैं कि हम वंदे मातरम का विवाद नहीं सुना आपने, अरे क्या कर रहे हो आप, सोशल मीडिया उठा के देखो, हाँ तो आप देखो वंदे मातरम पर क्या विवाद है। एक कम्युनिटी है जो नहीं कहती है वंदे मातरम, जबरदस्ती बुलवाते हैं लोग।
स्कूलों में वंदे मातरम को गाना अनिवार्य किया गया था। 6-7 साल पहले की बात है। वोटर बाद में बदले। उस समय भी एक कम्युनिटी ने कहा था कि नहीं, हम नहीं कहेंगे। जनगण मन पर भी विवाद है। जनगण में विवाद, भारत भाग्य विधाता। एक समुदाय का मानना है कि भारत भाग्य विधाता कैसे हो सकता है, हमारा विधाता भारत। विवाद कहां कहां पर है? जब जनगण मन में जहां सीधे सीधे नहीं लिखा हुआ है उसमें विवाद है। वंदे मातरम जहां सीधे सीधे नहीं है उस पर विवाद है। तो अगर प्रस्तावना में सीधे ईश्वर शब्द मेंशन कर दिया जाता तो उसका विवाद कितना होता। या तो आने वाले समय में प्रस्तावना पूरी तरह से बदल दी जाती या संविधान एक समुदाय के लिए अप्रासंगिक हो जाता। ठीक है ना। इन सब का जवाब किसने दिया? बी.आर. अम्बेडकर ने दिया। तो इसी प्रकार से राज्यपाल का पद कहां से लिया गया? तो राज्यपाल का पद कनाडा से भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, अमेरिका में भी था। सबको देखा, सबको पढ़ा गया तो उनको पसंद आया कनाडा का मॉडल। कहां का मॉडल पसंद आया? कनाडा का मॉडल। कनाडा के मॉडल में राज्यपाल के पद पर नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और कनाडा के मॉडल में केंद्र राज्यों की तुलना में थोड़ा सा मजबूत होता है। कनाडा मॉडल में केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है? मजबूत होती है। कनाडा मॉडल में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया मॉडल हो, अमेरिका का मॉडल हो, वहां पर राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती है, सीधा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। सीधा प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचन। अब भारत के लिए क्या प्रासंगिक था सीधा निर्वाचन करवाना? भारत में संसदनात्मक शासन व्यवस्था थी, संसदीय प्रणाली थी जिसमें प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है। जब संविधान लिखा जा रहा था तो यह तय था कि इसमें प्रधानमंत्री होगा और मुख्यमंत्री होगा जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। जब ये तय था कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दलीय नेता होंगे, दलीय नेता के रूप में लोकप्रिय नेता होंगे और जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, उसी समय उसी देश में उसी राज्य में अगर राज्यपाल को भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर दिया जाता तो दोनों को ही जनता ने चुना है। मुख्यमंत्री को भी चुना और राज्यपाल को भी चुना है और दोनों ही सर्वे सर्वा है। दोनों ही वोट लेने के लिए अपने अपने प्रयास करेंगे। दोनों ही अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए अपने पसंद से काम करेंगे। तो क्या राज्यपाल जिसके पास में संवैधानिक उत्तरदायित्व है और मुख्यमंत्री जिसके पास में संवैधानिक जिम्मेदारियां है, उन जिम्मेदारियों के लिए वो किस पर निर्भर होता है? राज्यपाल पे निर्भर होता है। क्या राज्यपाल उन कार्यों को आसानी से करने देता? भाई आपको पता है जैसे मान लो कि दो व्यक्ति है, दोनों की लोकप्रियता में वृद्धि होगी तभी उनको वोट मिलेंगे, तो एक व्यक्ति दूसरे को काम करने देगा? दोनों में सामंजस्य बनेगा? नहीं बनेगा। घर में देख लो देवरानी जेठानी कितना सामंजस्य से चलती है। चलती है क्या? है? हाँ। तो वो तो ठीक वैसी ही बात है। राज्यपाल जेठानी एक तरीके से, मुख्यमंत्री देवरानी है। पूछना पड़ता है, चले नहीं, पूछना जरूर पड़ता है। तो कनाडा मॉडल में राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है और प्रत्यक्ष निर्वाचन से इसलिए बचा गया कि शक्ति के दो केंद्र हो जाएंगे, दोनों पक्षों में टकराव होंगे, अंततः जनता का ही क्या होना है? नुकसान होना है। जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो स्लो गति से चलेगी या हो सकता है कि वो प्रमोट ही नहीं हो सकता है वो एजुकेट ही नहीं हो, और दूसरा समय और धन का भी अपव्यय होगा। राज्यपाल का चुनाव करवाने के लिए जो समय और जो धन खर्च होगा वो भी क्या होगा? फालतू वेस्ट जाएगा। इसलिए कौन सा मॉडल अपनाया गया? कनाडा मॉडल। तो अगर कहीं कहीं अगर कोई बात आई भी जाए ना कि भारत में केंद्र को मजबूत बनाने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है, तो कनाडा मॉडल। भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया है? तो कनाडा मॉडल। तो फिर अपन लिख देंगे राज्यपाल कहां से प्रभावित है? कनाडा मॉडल से प्रभावित। जब कनाडा मॉडल से प्रभावित है तो अपन कह सकते हैं कि इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों की तुलना में थोड़ी सी क्या होती है? मजबूत होती है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन
केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों की तुलना में मजबूत होती है, मजबूत होती है। कौन सा मॉडल नहीं अपनाया गया है? कौन सा नहीं अपनाया गया है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। मॉडल के आधार पर, मॉडल के आधार पर राज्यपाल का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया जाता है। तीन देशों के संविधान आ गए कि कनाडा मॉडल को अपनाया गया है क्योंकि उसमें केंद्र मजबूत होता है, प्रांत थोड़ी सी कमजोर स्थिति में होती है। कनाडा मॉडल अपनाया गया है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति की, केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अमेरिका का मॉडल नहीं अपनाया है और ऑस्ट्रेलिया का मॉडल भी नहीं अपनाया है क्योंकि दोनों में ही राज्यपाल का प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? निर्वाचन होता है। तो केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों की तुलना में मजबूत होती है। और इसी में चाहो तो आप ये भी लिख देना, इसी में कनाडा मॉडल राज्यपाल की नियुक्ति, इसी में लिख देना राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। रफ में लिखना है, टूटा फूटा, ताकि कल आप जवाब देने की स्थिति में रहे। वैसे आपको प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी आज, ठीक है ना? राज्यपाल से प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए एक पीडीएफ ग्रुप में डाल दी जाएगी, जहाँ से टीप टीप के नकल कर करके उतार लेना। वैसे मैं नोट्स दूंगा तो भी आपको लिखने तो पड़ेंगे, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो लिखोगे। हाथ से लिखी हुई? हाँ, मेरे हाथ से लिखी हुई है, टेंशन मत करो, राइटिंग बहुत ही अच्छी है, समझ में आ जाएगी। मेडल नहीं मिलेगा, ठीक है ना? समझ में आ जाएगी। अब देख लो कितनी समझ में आएगी हिंदी की राइटिंग की वजह से। मैं 3 साल तक डेली मुर्गा बना हूँ, इसलिए ध्यान रखना, फिर भी समझ में आ जाएगी। 3 साल, 6वीं और 7वीं और 8वीं, मतलब कि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस स्कूल में मुर्गा बनने से बचने का एक ही तरीका था कि हम 9th में चले जाए, और कोई दूसरा तरीका बचने का नहीं था। या तो स्कूल छोड़ो या फिर 9th में क्लास में चले जाओ, तो वो टीचर जो ठोकते हैं वो 9th में नहीं आते, 8वीं तक ही रहते थे। तो हिंदी की राइटिंग के लिए डेली एक पेज लिखवाते थे, ऐसे आपकी कॉपी होती ना, एक पेज डेली लिखना पड़ता था। 5-7 मिनट लिखती थी लिखने में, लेकिन उसमें घास काटते थे, डेली जाके मुर्गा बनते थे, परमानेंट काम था। आपने तो पिटाई खाई नहीं होगी, हमने खाई है। आपके समय तो राइट टू एजुकेशन लगा हुआ था, पीटने पर मम्मी को जाके बोलो, मम्मी स्कूल जाके ऐसा बोलेगी, टीचर की हिम्मत भी नहीं होगी अगले 2-3 सालों तक। यही होता था ना, यही होता था ना। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम RT 8 में पढ़ाते हैं ना, तो हमें पता है, ऐसे ही पता ना हमें। कभी कभी तो हमें खुद को भी पता नहीं होता कि इसकी पिटाई की है क्या, और दूसरे दिन पेरेंट्स आ जाते हैं कि सर इसकी पिटाई करी। तो एक दिन, एक दिन ऐसे एक केस आया, सुबह सुबह की बात आई,
स्कूल में आया, बोले सर आपने इसकी कल पिटाई की और इसके हाथ लाल हो गए। मैंने कहा पिटाई की किसकी ये तो बताओ। अरे इसकी, इसका तो पिटाई नहीं की। तो ऐसे भी केस आते हैं कि जिसकी पिटाई भी नहीं की हो वो भी पेरेंट्स को बुला के ले आता है, बाकी ठोकता बहुत अच्छे से था। आरटी का डर तो था, मैंने कहा देखा जाएगा। लिख लिया ना, राज्यपाल। ओके, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153। वैसे विधिवत रूप से राज्यपाल अभी प्रारंभ हुआ है। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153। आपको 153 याद करना है, कैसे याद करोगे अब बताओ। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 में है, यह आपको याद करना है। कैसे याद करोगे ये बताओ, क्योंकि आपको 153 याद होगा तो फिर 154, 155, 56 सब याद होंगे ना। 153 याद नहीं होगा तो फिर राज्यपाल का पद 153 में है, यह आपको क्यों याद रहेगा। आपने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है ना। आपने ऐसा कौन सा महान काम किया कि आपको राज्यपाल नाम लेते हुए ही 153 याद आ जाएगा। याद आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपने महान काम किए नहीं अभी तक। करना पड़ेगा। वैसे राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में होता है? राष्ट्रपति का पद कौन से पे होता है? 52 में होता है। याद है थोड़ा सा? याद है। राष्ट्रपति का पद में होता है 52 में, और राज्यपाल कितने हैं? तो एक बढ़ाना है, एक बढ़ाएंगे तो 53 आएगा, और जो बढ़ाया है वो पहले भी लगा देना तो 153 आएगा। ये फालतू की बातें हैं, 153 ऐसे आएगा। आपको याद करना है, कैसे भी करना, ठीक है ना। 153 राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153। 153 में क्या लिखा गया है? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ये तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये कोई नहीं पूछेगा। एक 7वां संविधान संशोधन आया। कौन सा संविधान संशोधन? 7वां संविधान संशोधन कब आया था? 1956 में। यह संशोधन पीछा नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसने राज्यों में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था। इसलिए 7वां संविधान संशोधन बार बार ही आएगा। 7वां संविधान संशोधन बार बार आएगा। इसलिए 7वें संविधान संशोधन में क्या क्या हो रहा है वो एक जगह साइड में लिखते जाना। आपकी जो कॉपी होती है ना, कॉपी, उसमें थोड़ा सी जगह छोड़ के चला करो साइड में। इसलिए चला करो जैसे 7वें संविधान संशोधन की बातें, दो बात एक साथ हो जाती है तो आप दोनों बातों को एक साथ लिख दो। पीछे से कहीं आगे कहीं हुई तो आपने दोनों को क्या कर दिया, खाली जगह में हाशिए में ब्रैकेट बना के लिख दिया, ब्रैकेट को अलग कर दिया। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको पॉलिटी समझ आने लग जाएगी, क्योंकि पीछे का डाटा उसी को याद रहेगा ना। मतलब आज मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर पीछे 7वां संविधान कभी 3 दिन पहले आया और आपको ये याद आ गया कि 3 दिन पहले 7वें संविधान संशोधन के द्वारा ये परिवर्तन हुआ, ये आपको आज याद आ गया 7वें संविधान का नाम लेते हुए, तो आपके दिमाग में वो डाटा है। और नहीं आया तो आप मशीन के कमांड पे चल रहे हैं, आपका बटन दबाएंगे तभी आप बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं। तो 7वें संविधान संशोधन का पहला परिवर्तन आपने क्या देखा था? 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? क ख ग घ ABCD को समाप्त करके राज्यों और क्या बना दिए? केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। दूसरा आपने परिवर्तन इसके साथ में देखा हुआ अनुसूची 1, जो अनुच्छेद 1, 4 और 391 से संबंधित हुआ करती थी, अब वो 1 और 4 से संबंधित है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 379 से लगा के अनुच्छेद 391 तक हटा दिए गए। इतनी बातें 7वें संविधान संशोधन की। ये चौथी बात। 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा गया, अनुच्छेद 153 में ये लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वां संविधान संशोधन किया गया और केंद्र सरकार को यह पावर दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। संविधान की भाषा ऐसी होती है, अनुच्छेद की भाषा, किंतु
यह अनुच्छेद या इसकी कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने से निवारित नहीं करती है, मना नहीं करती है। कुल मिला के हिंदी में बोले, पहले भी हिंदी में था, अभी भी हिंदी में ही है, कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उल्टा नहीं पढ़ना है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। एक ही राज्य में 2 व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, आया ना। पहली लाइन में बोल रहा हूं कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह सही है। एक ही राज्य में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति 2 राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, लेकिन एक राज्य में 2 राज्यपाल कभी भी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। एक अभी हटा, दूसरा अभी आ जाएगा, एक हट के जा रहा है, दूसरा पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये दोनों राजस्थान के राज्यपाल है, ये 10 मिनट का मेहमान हो रहा है, 10 मिनट बाद में कोई ये चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एक जाएगा तो ही दूसरा आएगा। सेम हो सकती है, चार्ज दिया चार्ज लिया, लेकिन एक ही समय में एक राज्य के कितने राज्यपाल नहीं हो सकते? 2 राज्यपाल नहीं हो सकते। अगर संविधान में यह बाध्यता नहीं होती तो क्या होता? लड़ाई नहीं होती। नहीं, ये भी नहीं होता। फिर क्या होता? फिर जो चुनाव जो हार गए हैं या जो राजनीति से बाहर है या जो अभी भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को राज्यपाल बना के एक ही जगह 2-2 3-3 राज्यपाल बैठा देते हैं। राज्यपाल अभी कैसे बनाते हैं? ऐसे लोगों को बनाते हैं ना जो राजनीति में अब कम सक्रिय होने की इच्छा रखते हैं, थोड़ा सा बुढ़ापा आ गया उनके, या थोड़ा सा ये है कि वो राजनीति में ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, राजनीति में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, तभी उसको क्या बना देते हैं? राज्यपाल बना देते हैं। बेचारे गुलाब चंद कटारिया, नाम तो सुना ही होगा आपने। गुलाब चंद कटारिया नाम तो सुना होगा, उनको राज्यपाल बना दिया। पहले वो राजनीति में थे, अच्छा खासा विपक्ष में भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, अच्छी खासी डिबेट भी करते थे। उनको लगा कि जब मुख्यमंत्री का पद, राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार आएगी, तो मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ेंगे। वसुंधरा जी बोले कि मुझे बनाओ, गुलाब चंद कटारिया करेंगे मुझे बनाओ, राजेंद्र जी कहेंगे हमें बनाओ, 2-4 और कह देंगे हमें बनाओ। तो जो थोड़े से ताकतवर और प्रभावशाली होते हैं उनको क्या करते जाते हैं, वो पहले ही शिफ्ट करते जाते हैं। तो गुलाब चंद कटारिया को क्या बना दिया? राज्यपाल बना दिया। राज्यपाल वैसे संवैधानिक पद है, ऐसे छोटा मोटा पद मत समझो। हाँ, तो ये तो मुख्यमंत्री जानता है या राज्यपाल बनता है वही जानता है कि वो कितना मुख्यमंत्री से ऊपर है। राजस्थान में एक मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनको राज्यपाल बनाया गया, राज्यपाल का पद उन्हें पसंद नहीं आया, वापस आके मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, काम कम होता है राज्यपाल के काम। हाँ, राज्यपाल के काम पास उतना ही काम होता है जितना अगर, हाँ, अरे राज्यपाल के पास में बहुत अच्छी सुविधा होती है, और राजभवन शानदार राजभवन, सिंहासन, कुर्सी, एक IAS अधिकारी, ठीक है, एजेपीए, और खाना पीना नाश्ता ना सुना पूछो मत। क्या मैं जिंदगी के मजे राज्यपाल में ही है, काम कुछ भी नहीं। अरे छुट्टियां, अरे 2 राजधानी बनी हुई है राज्यपाल के लिए, तो गर्मी पड़ती है शिमला में राजभवन, ये माउंट आबू में राजभवन शिफ्ट हो जाता है, गर्मी पड़ती है तब। क्या शानदार मजे है। अच्छी सैलरी, अच्छी सैलरी, पेंशन, और अरे एलिजिबिलिटी है ही नहीं है, योग्यता केवल 2, भारत का नागरिक हो, आप सब भारत के हो, और दूसरी योग्यता कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता ही नहीं है, पढ़ा लिखा है नहीं है। केंद्र सरकार का चहेता होना चाहिए। मोदी जी से थोड़ी सी अगर गठजोड़ हो जाता है, मोदी जी अगर
सहमत हो गए आपके नाम पे तो राज्यपाल बना देंगे, 35 वर्ष की आयु तो होनी चाहिए। मोदी कर लो, अगर आपको लगता है ऐसा प्रयास बार बार, हाँ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अब आ जाओ, बन गए राज्यपाल, सपने देख लिए, आ जाओ। राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु एक ही व्यक्ति को एक से अधिक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह तो राज्य की बात आई। किसमें संशोधन किया गया था? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। किंतु लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बोल दिया जो सुन लिया आपने, लिख लेना, क्योंकि 4 पर बोला है, याद हो गया आपको क्या बोला है। एक संशोधन और किया गया था 7वें संशोधन में, एक अनुच्छेद 239 में एक नया क्लॉज 2 जोड़ा गया था। एक संशोधन किया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा, राज्यपाल की जो शर्तें हैं 158 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया था 3A, क्योंकि 7वां संविधान संशोधन आ गया तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल पद के लिए 3 परिवर्तन है। पहला परिवर्तन तो यह है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा परिवर्तन यह किया कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो उसका वेतन दोनों राज्यों द्वारा दिया जाएगा, उसको वेतन दोनों राज्य देंगे, लेकिन कौन से अनुपात में देंगे ये अनुपात राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। वेतन कौन देगा? दोनों राज्य देंगे। किस में देंगे? तो एक अनुपात में देंगे। अनुपात डिसाइड कौन करेगा? तो इसके लिए एक आदेश निकलेगा, और आदेश कौन निकालेगा? राष्ट्रपति निकालेगा। कब? जब एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति को कितने राज्यों का राज्यपाल बनाया हमने? 2 या 2 से अधिक राज्यों का। भाई तब तक बना सकते हैं जब तक राज्यपाल ये नहीं कहते कि बच्चे की जान लोगे क्या तब तक उसको बनाया जा सकता है। फिर कह रहा हूं ना, राज्यपाल की क्षमताएं होनी चाहिए ना सुनने की। 2, 3, 4, 5 चाहे तो सरकार 28 के 28 राज्यों का एक ही राज्यपाल बना दे, सही है ना। तब मैं कह रहा हूँ ना, राज्यपाल खुद ही कह देगा बच्चे की जान लोगे क्या, दूसरा बना दो नहीं चाहिए पैसा मुझे 28 राज्यों के मुख्यमंत्री फोन करेंगे, 24 घंटे ही होते हैं। अरे साइन भी नहीं होते हैं भाई, साइन भी नहीं होते हैं। साइन के लिए इतनी फाइलें आती है ना, साइन भी नहीं होते हैं, साइन ही नहीं होते। आप क्या समझ रहे हो, साइन करना आसान बात है? अरे स्टैम्प स्टैम्प बना लो तो भी साइन नहीं होते हैं। आप साइन करना आसान मत समझो। जिला कलेक्टर के पास में फाइलों का ढेर लगा होता है, केवल साइन करना होता है, लेकिन साइन नहीं होते हैं। राज्यपाल राज्यपाल जो शान में रहता है वो जाएगा कहीं नहीं, वो कह देगा आ जाओ फाइल लेके ठीक है। 158(3) कब जोड़ा गया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यपाल कब? जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना दिया है तो उसका वेतन एक अनुपात में दिया जाएगा। सारे राज्य अनुपात में देंगे, 50-50 या 30-30, किसी भी अनुपात में वेतन उसको पूरा मिलेगा, 1 रुपए भी कम नहीं मिलेगा। वेतन अनुपात में देंगे। अनुपात कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे एक आदेश जारी करके। एक और अनुच्छेद 239(2) ये कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निकटतम किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटतम केंद्र शासित प्रदेश यूटी का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। लाइन समझ लिए? राज्यों में तो कौन होते हैं? राज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? प्रशासक। और दिल्ली में कौन होता है? उपराज्यपाल। सभी राज्यों में कौन होते हैं? राज्यपाल। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? प्रशासक। प्रशासक ठीक वैसा ही व्यक्ति होता है जैसे राज्यपाल होता है, लेकिन उसे क्या कहा जाता है? उसका पद क्या है? प्रशासक का है। दिल्ली में जो प्रशासक है उसके पद का नाम है उपराज्यपाल। नाम याद रह जाएंगे।
ये छोटा सा प्रश्न कभी भी बन जाएगा कि दिल्ली के प्रशासक को किस उपनाम से जानते हैं, तब आपको बताना पड़ेगा उपराज्यपाल, वहां राज्यपाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान में एजेट लिखा हुआ है। 239 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि दिल्ली के प्रशासक को उप राज्यपाल नाम से जाना जाएगा। 239(2) जोड़ा गया और ये लिखा गया कि किसी भी राज्य के राज्यपाल को निकटतम केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया जा सकता है। जब इस प्रकार से प्रशासक बनाया जाता है तो राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। बात को समझो। 239(2) क्या कहता है? ये कहता है कि किसी राज्यपाल को किसी निकटतम में यूटी का क्या बनाया जा सकता है? प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। जब इस प्रकार से प्रशासक नियुक्त किया जाता है, जब राज्यपाल को इस प्रकार से प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करता है। जब मैं खुद पढ़ता था उस समय वास्तव में मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है। नेट का एग्जाम देने गया हुआ था, 2018 की बात थी, 2016 में नेट किया पॉलिटी में। उसमें ये प्रश्न आया था, मैं समझ क्या पता बनाने वाले के दिमाग में उपज होगी ऐसे प्रश्न। फिर बाद में पता चला कि उसकी उपज नहीं थी दिमाग, ये तो सब लिखा हुआ है, संविधान में लिखे हुए थे, पढ़ते नहीं है पूरा, इसलिए मैं पता नहीं। 239(2) उसमें प्रश्न ये था, साफ यही प्रश्न था कि जब किसी राज्यपाल को निकटतम किसी यूटी का केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बनाया जाता है तो राज्यपाल कार्य करेगा। उसमें लिखा था राज्यपाल स्वयं विवेक से कार्य करेगा, राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। 4 हो गए ऑप्शन, तो फिर क्या ऑप्शन आएगा? कैसे कर लेगा स्वयं विवेक से? बपोती थोड़ी है यूनियन टेरिटरी। राज्यपाल काम करेगा, किसकी सलाह पे काम करेगा? क्योंकि राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति ने किया है, जैसा राष्ट्रपति ने कहा है वैसे काम करेगा। और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होती है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इनडायरेक्ट रूप से देखा जाए तो राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। कहां पर? यूनियन टेरिटरी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। स्वयं विवेक से काम इसलिए नहीं कर सकता, मान लो आज राज्यपाल बना दिया अंडमान निकोबार का या पांडिचेरी का या पुडुचेरी का, लक्षद्वीप का, कहीं का भी, दादर नगर हवेली का, तो वो स्वयं विवेक से काम करेगा तो उसकी तो टेरिटरी हो गई। स्वयं विवेक का मतलब समझते ना क्या होता है? मेरी मर्जी होगी जैसा करूंगा मैं। राष्ट्रपति ने कहा भाई थोड़ा सा ये देख लो, नहीं देखता। स्वयं विवेक का मीनिंग क्या होता है? सीधा सा, मेरी मर्जी है तो मैं ये करूंगा, नहीं तो फिर नहीं करूंगा। तो स्वयं विवेक से काम नहीं करेगा। मुख्यमंत्री से? राज्यपाल स्वयं विवेक से कार्य तभी कर सकता है जब ऐसी कोई मंत्रिपरिषद राज्य में है जिसे लोकप्रियता हासिल नहीं है। लोकप्रियता हासिल नहीं है, समझ गए? राज्यपाल स्वयं विवेक से तभी कार्य कर सकता है, जैसे राजस्थान की 200 सीट है, 90 सीट एक दल को मिली है, 50 सीट एक दल को मिली है। दूसरा जो दल है 90 सीट वाला, वो जोड़ तोड़ के क्या बना रहा है? सरकार चला रहा है। उसके कुछ सदस्य है दूसरे दल में जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। मतलब सरकार क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। अगर आज ही फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाए तो सरकार के गिरने के चांस है। आज ही फ्लोर टेस्ट करवा लिया जाए तो सरकार के गिरने के चांस है। तो ऐसी सरकार अलोकप्रिय सरकार होती है, अस्थिर सरकार होती है। अगर किसी राज्य में अस्थिर सरकार है तो राज्यपाल स्वयं विवेक से कार्य कर सकता है,
लेकिन अगर किसी राज्य में लोकप्रिय सरकार है और स्थिर है, बहुमत के साथ में काम कर रही है, तो राज्यपाल की हिम्मत नहीं है कि वो स्व विवेक से काम कर ले। मुख्यमंत्री ने जैसा कहा है वैसा ही करना पड़ेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। ना विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल, 174 में साफ लिखा है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, लेकिन अगर लोकप्रिय सरकार है और बहुमत के साथ में काम कर रही है तो राज्यपाल की हिम्मत नहीं है कि वो विधानसभा को भंग कर दे, और कर दे तो कर दे। सुप्रीम कोर्ट बैठा है, तीसरे दिन जाते ही बहाल कर देगा, तब क्या होगा? आपको पता हो, आपको राजनीति का थोड़ा सा पता नहीं है, पहले है ना राष्ट्रपति शासन फटाफट लगते थे, बार बार में लगते थे। केंद्र सरकार आदेश निकालती, राष्ट्रपति शासन लगा देती, मतलब राष्ट्रपति क्या करते, फटाफट क्या करते थे, राष्ट्रपति शासन लगा देते। 2013 के बाद में या पिछले 10-12 वर्षों में, 2010 के बाद में, वैसे मुख्य तो देखा जाए तो 2004 के बाद में राष्ट्रपति शासन बहुत ज्यादा नहीं लगे हैं। क्यों नहीं लगे? क्योंकि राष्ट्रपति शासन के मामले सुप्रीम कोर्ट में जाने लगे। पहले तो स्व विवेक के कारण उन पर सुनवाई नहीं होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये रहने दो, फालतू की बातें हमें नहीं सुननी। आपने ये बताओ, आपने राष्ट्रपति शासन लगाने का जो फैसला लिया है, डिसीजन लिया है, वो किसी तथ्य के आधार पर लिया है, किसी डॉक्यूमेंट के आधार पर लिया है ना? वो डॉक्यूमेंट हमें बताओ। डॉक्यूमेंट कहां से बताए? राजनीति से प्रेरित हो तो डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जो राष्ट्रपति शासन है उसकी हम सीमित न्यायिक समीक्षा करेंगे, और अगर सरकार सही है तो उसे बहाल भी करेंगे, उसे बहाल भी करेंगे। एक मामला था, उत्तराखंड का मामला था। उत्तराखंड के मामले में 2-3 महीने तक सरकार डिसमिस रही, 2-3 महीने बाद में फ्लोर टेस्ट को कैंसिल करते हुए, राज्यपाल की कार्यवाही को निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्या बहाल करी, पुरानी सरकार को वापस बहाल कर दी। तो ये बड़ी बात थी ना। इसके बाद में ऐसे घटनाक्रम ना के बराबर ही हो गए, अब होते ही नहीं है। अब देखो तो आप मध्य प्रदेश में देख लो क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में देख लो, दल के सदस्य दूसरे दल में चले जाते हैं और नए दल की सरकार बन जाती है, राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। मणिपुर में देख लो, इतने दंगे फसाद हो गए तो भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया अभी तक। 200 से ज्यादा लोगों की कहते हैं कि डेथ हो गई है, फिर भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। मणिपुर का पता है ना आपको? मणिपुर में हिंसा चल रही है, आपको पता तो है ना? तो भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो बहुत मुश्किल से लगाते हैं। 7वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 153, ध्यान से सुनो, लास्ट बार बोल रहा हूँ। 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन 1956 में किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 152 में संशोधन किया गया। 152 क्या, 153 में संशोधन किया गया, और यह लिखा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, पहली बात। इसके साथ में अनुच्छेद 239 में 2 जोड़ा गया। 2 जोड़ के ये लिखा गया कि एक ही व्यक्ति को निकटतम यूनियन टेरिटरी का प्रशासक नियुक्त किया जा सकता है। जब प्रशासक नियुक्त किया जाएगा तो राज्यपाल स्वयं की मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। स्वयं की मंत्रिपरिषद का मीनिंग यह है, यदि राजस्थान के राज्यपाल को लक्षद्वीप का प्रशासक बना दिया है, लक्षद्वीप का प्रशासक बना दिया है, तो लक्षद्वीप में जो कानून बनेंगे, जो विधियां बनेगी, उसमें राजस्थान की मंत्रिपरिषद सलाह नहीं देगी, या ना राज्यपाल सलाह लेगा। लक्षद्वीप में जो कुछ होगा उसके लिए सलाह देने के लिए कौन है? केंद्र सरकार है, राष्ट्रपति बैठे हैं। राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से, राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। रह जाएगी बात याद? समझ में आ गया ना टुकड़ा? 239(2), जब किसी राज्य के राज्यपाल को किसी यूनियन टेरिटरी का प्रशासक बनाया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो नियुक्त होने वाला प्रशासक या राज्यपाल, जो राज्यपाल जो प्रशासक के रूप में काम कर रहा है, वो स्वयं की मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर कार्य करेगा। और एक संविधान संशोधन, जो 7वां संविधान संशोधन था, उसी का किया गया 158(3)(a). 158(3) के बाद में 3(a) जोड़ा गया, और उसमें लिखा गया कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है, तो वेतन उसे संबंधित राज्य उस अनुपात में देंगे जिस अनुपात को राष्ट्रपति ने क्या किया है, निर्धारित किया है। रह जाएगा याद? लिख लिया? हिंट बना लिया? हिंट बना लिया? 153, 239(2), 158,
3 ए, 7वां संविधान संशोधन। सेट हो गया, चले आगे। नेक्स्ट क्या दिखा रहे हो? अच्छा टाइम दिखा रहे हो क्या? 6 बजे तक है ना? एक और देख लो, कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। कौन सी शक्ति? कार्यपालिका शक्ति। एग्जामिनर आपको ये भी लिख सकता है कि राज्य की समस्त दय शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, तब आप उसको गलत कर क्या होगे? शब्द क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। रिपीट करूं, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल इसका प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल इसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या फिर अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। कार्यपालिका शक्ति, आज सरकार जो कुछ भी करती है ना, वो सब कार्यपालिका शक्ति में आता है। शक्तियां 3 ही प्रकार की होती है, या तो न्यायपालिका की शक्ति है, या विधायी शक्ति है, या फिर कार्यपालिका शक्ति। न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है। न्यायपालिका कौन सा काम करती है वो आपको अच्छे से पता है। विधायी शक्ति, विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा में क्या होता है, ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। कार्यपालिका की शक्ति, न्यायपालिका ने जो कुछ किया उसे छोड़ दो, विधानसभा ने जो कुछ कर लिया उसे छोड़ दो, इसके बाद में जो कुछ बच गया वो सारा का सारा क्या है? कार्यपालिका शक्ति है। तो देखा जाए तो न्यायपालिका और विधायी शक्ति से बड़ी शक्ति कौन सी होती है? कार्यपालिका की शक्ति हो, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। तो कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल को खुश कर लिया। एक और अनुच्छेद जोड़ा गया बाद में, अनुच्छेद 163। अनुच्छेद 163 जोड़ा गया और इसमें लिखा गया कि जहां राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं विवेक से कार्य करे, उन कार्यों को छोड़कर शेष सभी कार्य राज्यपाल एक मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। यहां तो कह दिया कि समस्त शक्ति किसमें निहित है? समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राज्यपाल में। यहां पर क्या लिखा? यहां इन्होंने लिखा कि राज्यपाल से जहां ये अपेक्षा की जा रही है कि वह स्वयं विवेक से कार्य करे, उन कार्यों को छोड़कर, काम नहीं बताए गए कि कहां कहां अपेक्षा की जाती है, जहां राज्यपाल से ये अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं विवेक से कार्य करे, उन कार्यों को छोड़कर शेष सभी कार्य, कौन से कार्य? शेष सभी कार्य ये एक सलाह पर करेगा। और सलाह कौन देगा? मंत्री परिषद देगी। मंत्री परिषद की सलाह पर देगा। और मंत्री परिषद का जो प्रधान कौन होगा? वो मुख्यमंत्री होगा। तो कौन कौन से कार्य जो स्वयं विवेक से करेगा, ये संविधान में परिभाषित नहीं किए गए। ये संविधान में परिभाषित नहीं किए गए। तो फिर राज्यपाल को जो शक्ति मिली थी, समस्त शक्ति, जो उसको शहंशाह बनाया गया था, वो यहाँ के क्या कर दिया? उसे यह कह दिया कि भाई मंत्री परिषद की सलाह पे काम करना है, स्वयं विवेक से कार्य करने की अपेक्षा ऐसे करते हैं कि राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष से ज्यादा ही होनी चाहिए ना, कम तो नहीं होनी चाहिए। और 35 वर्ष अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो फिर अपन उसको ये कह देते कि भाई आपका दिमाग भी तो काम करता था थोड़ा बहुत, कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी। जैसे राज्य में, अगर राजस्थान में किसी प्रकार का दंगा होता है तो दंगों को रोकने के लिए राज्यपाल को एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? ऐसा थोड़ी है कि मुख्यमंत्री कहेगा तभी एक्शन लेगा। राज्य में अगर दंगे हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए राज्यपाल को एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि भाई राज्यपाल है, इतना बुजुर्ग आदमी है, स्वयं विवेक से काम में तो लेगा, थोड़ा बहुत तो दिमाग काम में लेगा ना। इसलिए तो कुछ ऐसी परिस्थिति संविधान में डिफाइन नहीं है, फिर भी
संविधान में पूरी तरह से डिफाइन नहीं है कि कहाँ कहाँ स्वयं विवेक हो सकता है। जैसे मैं बताऊं, जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर राज्यपाल के पास में जाता है साइन होने के लिए, तो राज्यपाल उस पर क्या देते हैं, अनुमति देते हैं, या अनुमति रोक लेते हैं, या राष्ट्रपति के लिए क्या कर ले, उसे रिजर्व कर ले, आरक्षित रख ले। तो उसे अनुमति देनी है या रोकनी है या आरक्षित करना है, ये राज्यपाल का क्या होता है, स्वयं विवेक होता है। एक राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना, अनुच्छेद 356 में अगर राजस्थान का शासन या किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तो राज्यपाल एक प्रतिवेदन भेजता है, किसे, राष्ट्रपति को। तो ये जो प्रतिवेदन भेजा जाता है ये स्वयं विवेक से भेजा जाता है। इसमें क्या लिखना है, ये राज्यपाल का स्वयं विवेक है। वो ये लिख सकता है कि भाई अच्छा अच्छा शासन चल रहा है, जनता खुश है, सब खुश है, कोई समस्या नहीं है, सब सकुशल है, आप टेंशन मत करना, राजस्थान भारत का एक अभिन्न अंग है और बना रहेगा। बस ये कह रहा कि सर बहुत हो गया, छोड़ो तो, ठीक है ना। तो राज्यपाल जब कोई प्रतिवेदन भेजता है तब भी कैसा, स्वयं विवेक से काम करता है। तो फिर बात यह है कि अनुच्छेद 163 ये कहता है कि जहां राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह स्वयं विवेक से कार्य करे, शेष कार्यों को छोड़कर सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। एक और अनुच्छेद है 166, उसमें लिखा गया कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाएगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, ऐसे ही होता ना, राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाएगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि चाहे कोई कार्य राज्यपाल ने किया या नहीं किया, ऐसा ही माना जाएगा कि वो कार्य किसने किया है, राज्यपाल ने। अब 3 अनुच्छेद है, केवल आपको अनुच्छेद याद करने हैं, घटनाक्रम इनका सिंपल है। 154 ये कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, खुश हो गया। फिर आगे गया, थोड़ा सा देखा, 163 में लिखा हुआ था कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा। थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन एक क्लॉज उसमें यह था कि स्वयं विवेक के कार्य स्वयं विवेक से कर सकता है, थोड़ा सा फिर खुश हो गया। फिर आगे गया, 2 अनुच्छेद बाद में लिखा हुआ था कि राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाएगी। मानी जाएगी, मानी जाएगी, अगर राज्यपाल ने साइन नहीं भी किए हैं तो भी क्या माना जाएगा कि ये राज्यपाल ने किया है। इसलिए आप देखते हैं कि वर्तमान में जितने भी आदेश आते हैं फर्स्ट ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर के, राज्य सेवा के अधिकारियों के, उसमें ये लिखा होता है राज्यपाल की आज्ञा से, नीचे प्रमुख शासन सचिव के साइन और आदेश एग्जीक्यूट। अब राज्यपाल की आज्ञा से फोन करके पूछ लिया तो पूछ लिया, फाइल भेज दी तो भेज दी, नहीं भेजा तो क्या राज्यपाल मना कर देंगे। फर्स्ट ग्रेड गजेटेड सर्विस होती है ना, राज्य सेवा, राज्य सेवा के किसी भी अधिकार का प्रमोशन हो, चाहे ट्रांसफर हो, चाहे नियुक्ति हो, राज्यपाल की आज्ञा से ही होते हैं। क्योंकि राज्य सेवा का जो कार्यपालिका, राज्य सेवा कार्यपालिका शक्ति है, और कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, राज्य में राज्यपाल होता है। क्या हुआ था, हाँ, सब राज्यपाल की आज्ञा से ही होते हैं। अरे जब आपको हिंदी में निविदा लिखाई जाएगी ना, हिंदी में निविदा, तब भी आप हिंदी में निविदा लिखोगे ना, तब भी आप पहली लाइन ये लिखोगे, राज्यपाल की आज्ञा से, पूछने थोड़ी गए थे, फिर भी लिखोगे। तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल, और राज्यपाल के 3 अनुच्छेद उसकी शक्ति को बताने के लिए, याद रह जाएगा। तो आपने आज पढ़ा है 152 छोटा सा, 153 में संशोधन, 7वां संविधान संशोधन की 2-3 बातें, 154 के साथ में 3 अनुच्छेद एक्स्ट्रा, ठीक है। कल याद कर लेना, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। जो भी मैंने बोला है सच बोला है, सच के सिवा कुछ नहीं बोला है, ग्रुप में मिल जाएगा आपको।